नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारियों की जो दिन प्रतिदिन आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। हड्डियों को कमज़ोर करने के साथ वो काफ़ी हद तक अलग अलग आपको चिंताएं देती है, और अगर वो बीमारी बढ़ जाए तो हड्डियां फ्रैक्चर तक हो सकती हैं। आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं आज ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी बोन की क्षमता या जिसको बोन डेंसिटी बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है, जिसके अंदर हड्डियाँ काफ़ी नाजुक हो जाती हैं और कुछ समय बाद वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शुरुआत में हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियों की क्षमता कम होती चली जाती है। अगर उसमें खासकर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियाँ वीक होती चली जाएंगी और फ्रैक्चर होने की नौबत तक आ जाएगी। देखा यह गया है विश्व भर में लगभग 2 करोड़ लोग इस बीमारी से, और अकेले भारत में लगभग 5 करोड़ लोग इस बीमारी से इस समय प्रभावित हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के साथ एक और इससे कम दर्जे में ऑस्टियोपीनिया भी कराती है। ऑस्टियोपीनिया जिसमें हड्डियां कमजोर तो हुई हैं मगर अभी फ्रैक्चर के स्तर पे नहीं पहुंची है। तो अगर हम इसकी पहचान पहले ही कर लेंगे, अगर इसकी रोकथाम पहले ही कर लेंगे तो हड्डियों को कमज़ोर होने से बचा पाएंगे और आगे होने वाले फ्रैक्चर से हम लोग बच पाएंगे। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, किन लोगों को ज़्यादा आशंका होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, क्या कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, क्या इसका इलाज पॉसिबल है, और साथ में सबसे अंत में इसको आखिर प्रिवेंट या फिर इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऑस्टियोपोरोसिस आपको दिक्कतें क्या पैदा कर सकता है। जो दिक्कतें स्वाभाविक रूप से हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है, सबसे पहले वो कंप्लेन करते हैं कि अब उनकी मांसपेशियां उनको कमजोर लगने लगी है, मतलब मसल वीकनेस होने लगी है। साथ में दूसरी वो एक और कंप्लेन करते हैं कई बार कि जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मतलब हड्डियों में दर्द होने लगा है अलग अलग सिरे पे। सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन करते हैं बैक एक की, मतलब आपकी कमर में दर्द होने लगा है, कई बार वो पैरों में काफ़ी दर्द की कंप्लेन करते हैं। तीसरा जो हमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन देखने के लिए मिलती है इसी के अंतर्गत, वो ये बताते हैं कि अब मुझे सिर में दर्द रहने लगा है, मतलब हेडेक होने लगा है। चौथा, कई पेशेंट बताते हैं कि उनका पॉस्चर चेंज हो गया, पहले वो सीधा चलते थे अब वो झुक के चलने लगे हैं, मतलब कि अब आपकी लंबाई पहले से कम हो रही है। मतलब हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई क्रैक आया हो जिसके कारण रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई हो, जिसके कारण आपकी लंबाई पहले से कम हो गई है। तो इसमें लंबाई कम हो जाती है और आपका पॉस्चर चेंज हो जाता है, आप आगे झुक के चलना शुरू करते हो। साथ में अगर इस बीमारी की अगर पहचान पहले नहीं होती है तो हड्डियां फ्रैक्चर होना शुरू होती हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है फोर आर्म की हड्डियों का, कूल्हे की हड्डी का और रीढ़ की हड्डी का। ये 3 मेन फ्रैक्चर हमें ऑस्टियोपोरोसिस में देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं क्या कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। अगर आपको हड्डियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए कि आखिर होता क्या है। एक जो हेल्दियर बोन होती है, जो आपकी एक हड्डी है, उसके जो अंदर का हिस्सा होता है, जो उसका बीच का सिरा है, वो एक स्पंज की तरह होता है, उसको हमें ट्रेबेकुलर बोन बोलते हैं। और जो उसके बाहर, उसके आगे बाजू का जो हिस्सा लगा हुआ है वो थोड़ा सा टाइट होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो उसको हम कॉर्टिकल बोन बोलते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हड्डियों में डेंसिटी या हड्डियों की क्षमता देने के लिए। जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस आती है वैसे ही आपका जो अंदर का हिस्सा है, जिसको हमने स्पंज या ट्रेबेकुलर बोन बोला है, उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें होल आने शुरू हो जाते हैं, तो हड्डियां अंदर से कमज़ोर होना शुरू होती हैं। हड्डियां जितनी अंदर से कमज़ोर होती चली जाएंगी उतनी वो जल्दी फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जैसे मैंने बताया कॉर्टिकल हिस्सा होता है, क्योंकि वो टाइट होता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, तो आपके जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो शरीर के जो आपके भाग हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो सामने की हड्डी है, इसको स्टर्नम बोलते हैं, तो ये पीछे आपके हार्ट को और कुछ हद तक लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे बहुत सारी हड्डियां हैं शरीर के अंदर जो किसी ना किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। वहीं से कुछ नर्व्स की वेसल्स जाती हैं, वहीं से कुछ ब्लड वेसल्स जाती हैं। तो बहुत हद तक ये शरीर के अंदर जरूरी है कि आपकी हड्डियों की क्षमताएं बहुत अच्छी रहें ताकि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। अब अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है
तो बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म हैं जो हड्डियों में से थोड़े से कैल्शियम को निकालना शुरू करते हैं और बॉडी की शरीर के कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करते हैं। और अगर समय जिस तरीके से आगे की तरफ निकलता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, शरीर की क्षमता कैल्शियम डिपॉजिट करने की हड्डियों में कम पड़ती है, मगर उसको निकालने की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। तो अगर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, तो हड्डियां कमजोर होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हड्डियां कमजोर होने की बीमारी की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। उसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुरुषों की और औरतों की। देखा यह गया है कि पुरुषों की तुलना में औरतों को ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी 4 गुना ज्यादा देखने के लिए मिलती है। कहने का एक ही है मकसद कि अगर 4 महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस है तो 1 पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं देखने के लिए मिलती है। कारण सबसे सिंपल है, क्योंकि औरतों में हार्मोनल बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर मेनोपॉज या पीरियड बंद होने के बाद या प्रेगनेंसी के बाद। तो उस वाली कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी उम्र। जैसे ही आपकी उम्र 50 साल के ऊपर जाएगी, खासकर महिलाओं में, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। उस समय आपकी हड्डियों को अतिरिक्त कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगर आपका डाइटरी सोर्स जो आप खा पी रहे हैं, अगर उससे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आ रही है, तो हड्डियां जल्दी कमजोर होंगी। जितनी जल्दी कमजोर होंगी उतनी जल्दी कमजोर होंगी उतनी जल्दी आपको फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं, वो है ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे हम लोग साउथ ईस्ट एशियन हैं, हम लोग भारत में रहते हैं। अगर हम अपनी तुलना करेंगे यूरोप वाली कंट्रीज से या अमेरिका वाली कंट्रीज से, तो उनकी जो हड्डियों की दशा है, उनकी जो हड्डियों की डेंसिटी है, हमारी डेंसिटी से काफ़ी अच्छी है। मतलब हमारी हड्डियां उनकी हड्डियों की तुलना में लगभग 10 साल पीछे चलती हैं। मतलब अगर उनकी हड्डियां 60 साल की उम्र के बाद कमज़ोर होंगी तो हमारी हड्डियां 50 साल पे ही कमज़ोर हो जाएंगी। ये एक ज्योग्राफिकल वेरिएशन है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर, डाइटरी फैक्टर। अगर आपकी ऐसी डाइट है जो एक अनहेल्दी डाइट के अंदर कैटेगराइज है या अनहेल्दी डाइट कहलाती है, उसमें कैल्शियम की कमी है, अल्कोहल का अतिरिक्त सेवन है, स्मोकिंग आप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो हड्डियां कमजोर होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आखिर ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान कैसे करते हैं, मतलब डायग्नोसिस कैसे बनाना है। डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपका जब पेशेंट आपके पास आया तो वो स्पेसिफिक कंप्लेन क्या कर रहा है। क्या वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको बैक एक हो रहा है, मतलब कमर में दर्द रहता है? क्या वो बता रहा है उसको पैर में दर्द होता है? तो एक बार अगर पेशेंट कंप्लेन करना शुरू करता है, उसकी उम्र आप देख लीजिए 55-60 साल के आसपास चल रही है, उसके रूटीन टेस्ट में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं देखने के लिए मिल रही है जो उसको बता सके कि यह दिक्कत उसके कारण हो सकती है, तो उसके सबसे उपयोगी जो टेस्ट कहलाता है वो है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन एक ऐसी एक्सरे मशीन होती है जो आपकी बोन की डेंसिटी को चेक करके बताती है कि वो कितनी कमजोर हो चुकी है। अगर बोन डेंसिटी टेस्ट के अंदर अगर आपके वैल्यू -2.5 के ऊपर जा रही है तो मतलब कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। एक बार डायग्नोसिस हो गया कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी आपको आ गई है तो आपको उचित इलाज की जरूरत पड़ती है। अब सबसे उपयोगी जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज क्या है, तो उसको मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मैं एक एक करके आपको सारे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो सबसे उपयोगी चीज कि आप अपनी प्रोटीन की मात्राओं को बढ़ाएं। आप जितना प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे उतना आपकी बोन की स्ट्रेंथ या बोन की डेंसिटी ज्यादा अच्छी होने लगेगी। आप प्रोटीन के इंटेक किसी भी फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, जैसे राजमा, छोला, चना, दालें, सोयाबीन, पनीर। आप किसी भी क्वांटिटी के अंदर उसका उपयोग में लेके आ सकते हैं। मतलब जितना पहले खा रहे थे उससे थोड़ा सा उसकी कॉन्सेंट्रेशन या क्वालिटी या क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए। दूसरा उपयोगी, आप कैल्शियम का इंटेक करना शुरू कर दीजिए। अगर पहले से आप कैल्शियम की गोली नहीं खा रहे हैं तो आप कैल्शियम का गोली ले सकते हैं। तीसरा, विटामिन डी जो आपके डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस की जो मेडिकेशन है वो दोनों तरफ से अवेलेबल है। उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, उसके इंजेक्शन भी आते हैं। डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर साहब ने आपको किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस के नज़र से देखा है, उसी के हिसाब से वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी डाइट को सुधारना पड़ेगा।
जो आपकी अनहेल्दी डाइट पैटर्न है, जिसमें एक्सेसिव अल्कोहल है, एक्सेसिव स्मोकिंग है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ों को नहीं रोकेंगे और बाकी सारे काम कर रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस सही होने की या ऑस्टियोपोरोसिस से आपको निकलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप कर तो सब कुछ रहे हैं, आप समय पे दवाई खाते हैं, अच्छा हेल्दी डाइट पैटर्न ले रहे हैं, मगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जितना मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ कम रहेगी उतना ही ऑस्टियोपोरोसिस बहुत धीरे धीरे रिकवर करेगा, और जितनी धीरे रिकवरी होगी उतना ही आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि आपको नॉर्मली अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस का कहीं पर इलाज करवा रहे हैं तो उसमें रेगुलर फॉलोअप में जाना जरूरी है। बीच बीच में टेस्ट करा के देखना पड़ता है कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी बीच में किस रफ्तार में चल रही है, कहीं बीमारी बीच में बढ़ तो नहीं गई है, क्या कोई और फैक्टर ऐड तो नहीं हो गए हैं। तो आप जिस चीज़ से मतलब जिस डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हो तो उनको रेगुलर फॉलोअप में जरूर बने रहें। फॉलोअप इस चीज़ के अंदर मिस नहीं करना है। एक चीज़ की चर्चा होना हमेशा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है जब भी हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, वो है फॉल प्रिवेंशन। मतलब कि आपको गिरने से बचाने के लिए। मान लीजिए अगर आपको चलने में कठिनाई है, आपकी हड्डियां पहले से वीक हो चुकी हैं, आपको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस चल रहा है, तो आपको संभावनाएं ये हैं कि आप अगर गिरेंगे तो हड्डियां फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करिए कि आप एक लकड़ी के सहारे या एक वॉकिंग चेयर, वॉकिंग जो आपकी ट्रॉली आती है उसके सहारे आप चलना शुरू करिए। मतलब कि अकेले नहीं चलिए, किसी ना किसी के सहारे चलना शुरू करिए। दूसरा, आपको कभी भी लगता है कि फर्श पे पानी बिछा हुआ है या बाथरूम गीला है तो कोशिश करिए कि एक अच्छे सोल वाले जूते या चप्पल का इस्तेमाल करिए और हमेशा चीज़ों को क्लीन और अच्छा रखिए, सूखा रखिए। अगर चीज़ें गीली रहेंगी तो उसमें फिसलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। अगर आपको देखने में दिक्कत है तो कोशिश करिए कि कम से कम एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपना एक अच्छा सा चश्मा या गॉगल बनवाएं, जिससे अगर आपको जितना अच्छा दिखेगा उतना ही आपकी गिरने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। चौथा फैक्टर, अगर आप किसी भी कोने पे बैठे, जैसे कुर्सी के कोने पे बैठे हैं, टेबल के कोने पे बैठे हैं, बालकनी के एकदम साइड में जा रहे हैं, तो इसमें गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।